नमस्कार, मैं डॉक्टर अज़हर रज़ा शाजी प्रमिला हॉस्पिटल की तरफ से आप सब लोग का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते मैम। आज जिस आओ बातें करें के का जो उद्देश्य है वो है कि लोगों के बारे में बताया जाए। प्रमिला हॉस्पिटल में जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो सारे डॉक्टर्स हैं और जो लोग कंसल्टेंट जो यहाँ काम करते हैं, उनके बारे में उनका परिचय किया जाए और सबके बारे में जो दक्षता है उससे जनता को अवगत कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उसका लाभ उठा सकें। तो ये प्रमिला का उद्देश्य है जो जन कल्याण के हित में है। इसको देखते हुए आज का जो टॉपिक रखा गया है वो है नेतृत्व यानी लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप कई तरह की होती है। एक है अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेसिस फेयर, ट्रांसफॉर्मेटिव, विजनरी और बहुत तरह की लीडरशिप होती है। अथॉरिटेरियन में लीडरशिप वो होती है जहाँ पे नेता सारे डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है और नेता उसको अपने हाथ में रखता है और टीम का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। डेमोक्रेटिक वो होती है लीडरशिप जहाँ टीम मेंबर्स को भी पूरा पावर होता है कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और सबके जो है सहयोग से सबकी सहभागिता होती है, पार्टिसिपेशन होता है। और लेसिस फेयर होता है। तो हमारे जो सीईओ हैं, हमारे जो लीडर हैं धन्वंतरी शुक्ला जी, उनके बारे में काम करने के बाद हमने देखा क्योंकि वो आओ बातें करें के ज़रिए वो ही इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर और विजनरी लीडर है। और 2 साल तक उनके साथ काम करने के बाद ये महसूस हुआ कि सर के जैसी लीडरशिप जो है वो यहाँ बनारस में और आमतौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लीडर बहुत कम दिखाए जाते हैं। और आज का जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, इसके बारे में सर को का ये पर्पज़ नहीं था क्योंकि उन्होंने जो ये आओ बातें करें बनाया है वो अपने टीम मेंबर्स के लिए और लोगों के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो प्रमिला हॉस्पिटल की टीम ने ये सोचा और ये डिसाइड किया कि सर के बारे में भी, सर के व्यक्तित्व का भी जो पहलू है, डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला जी का जो व्यक्तित्व का पहलू है जिससे लोग अवगत नहीं है क्योंकि हम उनको एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जानते हैं, एक प्रख्यात डॉक्टर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे सर्जन हैं और बनारस क्या मैं कहूँगी कि यूपी के सबसे जाने माने सर्जन के रूप में जाने जाते हैं और जिनके पास आके पेशेंट की आधी बीमारी दूर हो जाती है। ये एक पहलू है जिसको सब जानते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू के बारे में जानना और उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको देखते हुए मैं समझती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं सर का साक्षात्कार ले सकूं, जिसके लिए इनको भी पता नहीं था। और क्योंकि ये इसमें अपने बारे में बातें करने में बहुत असहज महसूस करते हैं, लेकिन हमारी टीम चाहती है, पूरा प्रमिला हॉस्पिटल चाहता है कि सर का भी साक्षात्कार हो, उनका इंटरव्यू हो और लोग उनके बारे में जानें। धन्यवाद सर समय निकालने के लिए, कितना व्यस्तता के बावजूद। मेरा जो पहला प्रश्न आपसे भी होगा क्योंकि जो आप हैं वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर है जो नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और अपने यहाँ काम करने वाले सारे लोगों की विकास और उनके ग्रोथ के बारे में सोचना, अपने वजूद से ऊपर उठ के दूसरों के बारे में सोचना, इतना संवेदनशील होना, कंपैशनेटेड होना, ये आज की दुनिया में जहाँ एजुकेशन में भी लोग कॉरपोरेट स्टाइल को प्रेफर करने लगे। हम लोग यहाँ किसी को जज नहीं कर रहे हैं कि कॉरपोरेट स्टाइल बेटर है या नहीं, लेकिन एक अपना जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंट्रलाइज हो गया है और यहाँ तक कि दूसरे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग तरीके की लीडरशिप को प्रेफर किया जाता है, वहाँ डॉक्टर शुक्ला जैसा रत्न होना समाज के लिए एक बहुत बड़ी, बल्कि स्मृति ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सर का ये पहलू भी लोगों के सामने आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये साक्षात्कार को जो है चुना है कि आज सर का इंटरव्यू लिया जाए। जी सर। मैंने सबसे पहले तो ये आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा, क्योंकि व्यक्ति का आकलन अगर दूसरा ही करे तो सही है। वैसे हमें ऐसा लगता है कि डिसेंसी की तकाजा भी यही है कि मैं शायद उस योग्य हूँ नहीं जिस योग्य इस टॉपिक को आपने चुना है, लेकिन चूंकि आपने इस विषय को चुना है और हम लोग अपने दर्शकों तक आइए बात करने के माध्यम से पहुँचते रहते हैं, तो मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दूँ। उसमें अब खुद के लीडरशिप स्टाइल के बारे में क्या ही कहना, लेकिन हाँ, लीडरशिप एक ऐसा विषय है जिस पर आजकल मैनेजमेंट के कॉलेज में पढ़ाया भी जाता है। तो एक तो लीडरशिप एक ऐसा कंसेप्ट बन गया है जिसको माना जा रहा है कि ये सीखा जा सकता है। जी।
लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि लीडरशिप इज ए बॉर्न क्वालिटी। जिन लोगों को सच में हम लोगों ने अपने देश का, अपने समाज का, इस दुनिया का लीडर माना है, उन्होंने शायद किसी टेक्स्ट बुक से कोई लीडरशिप नहीं सीखा होगा। हम महात्मा गांधी की बात करें, हम नेल्सन मंडेला की बात करें, हम अब्राहम लिंकन की बात करें, जिन लोगों ने हमारे समाज को, हमारी दुनिया को एक रास्ता दिखलाया, उन्होंने लीडरशिप किसी किताब से नहीं पढ़ा। चुनौतियाँ आती गईं, परिस्थितियाँ आती गईं, उन परिस्थितियों से जूझते जूझते जिम्मेदारियाँ आती गईं, उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते लीडरशिप आ गई। मेरे लिए भी शायद ऐसे ही बात रही होगी। मैं हमेशा से किसी न किसी संस्था का हिस्सा रहकर काम करता रहा। जैसे जैसे पद, ओहदा और क्वालिफिकेशन बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, कुछ लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स, कुछ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई। फिर एक समय ऐसा लगा कि जीवन ने कुछ अलग मोड़ लिया। मुझे लगा कि शायद वर्तमान की परिस्थिति में वो ग्रोथ मुझे नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं कुछ छल कपट का भी मुझे सामना करना पड़ा। और एक बहुत छोटे से सपने के साथ एक बहुत छोटी सी शुरुआत मैंने की थी प्रमिला अस्पताल के अपने पूजनीय माता जी के नाम पर। लेकिन 2-2.5 साल की यात्रा है, उसमें लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। और जब लोग जुड़ेंगे, कारवां बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी, तो उनको नेतृत्व भी देना होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये फोर्स्ड लीडरशिप है, नेचुरल सी बात है, लेकिन हाँ, लीडरशिप का एक मौका, एक अवसर आता गया और इसको सहर्ष मैंने स्वीकार किया। और इसके संबंध में आप आगे जो भी पूछेंगी, जितना मुझसे बन सकेगा मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न है कि इस ट्रांसफॉर्मेटिव और विजनरी लीडर है, आपके पास विजन है, दूरदर्शिता है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इस सब में रह के सब काम को करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, और बहुत सारे जीवन में संघर्ष है जो आपने देखा, जिसको आपने चुनौती से समझा, के बीच में भी उस पर कायम रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? प्रेरणा वाले बात को मैं अगर 3 हिस्सों में बांटना चाहूँ मैम, तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो अपनी टीम से ही मिलती है। जिस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत मेरी टीम ही है। मेरी टीम मुझे लीडर मानती है और मैं ये मानता हूँ कि पूरी की पूरी टीम ही इस संस्था को लीड कर रही है। इसको मैं अपनी शब्दावली में एक नाम देता हूँ, शेयर्ड लीडरशिप। जैसे आपने कहा कि एक लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड हो सकती है, जिसमें या ऑथोरिटेरियन हो सकती है। एक व्यक्ति ने सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिए हैं, वो उन अधिकारों का प्रयोग करता है, बाकी लोग बाध्य हैं उन बातों को मानने के लिए। और एक होता है जिसको हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि भाई श्रम का बंटवारा हुआ, वैसे हम चाहें तो लीडरशिप का भी बंटवारा कर सकते हैं। छोटी सी अपनी संस्था है, 80 लोगों का परिवार है, लेकिन इसमें भी हम लोगों ने कई तरह के अलग अलग विभाग बनाने का प्रयास किया है। और ऐसा नहीं है कि एक विभाग के साथ दूसरे विभाग का कोई कनेक्शन नहीं है, अंतर विभागीय एक संवाद हमेशा चलता रहता है। लेकिन इस छोटी सी 80 लोगों के परिवार में हमने कम से कम 8 से 10 ऐसे लीडर्स तैयार करने की कोशिश की है जो ज़रूरत पड़ने पर अपनी भूमिका को बदल सकें, और कभी कुछ ऐसा हो गया तो वो शायद पूरी संस्था को भी एक सफलतापूर्वक लीड कर सकें। और इसके लिए प्रेरणा सबसे बड़ी तो मेरी टीम की लगन, मेरी टीम की मेहनत, मेरी टीम का मेरे प्रति सम्मान, मेरे प्रति जो कृतज्ञता या उनका जो आज्ञाकारिता है, ये है। दूसरा, जो मेरे परिवार का और मेरे जो प्रियजन है, जिसमें आप भी हैं, जैसे आपसे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जीवन के सबसे कठिन समय में मैं आपकी तरफ रुख करता हूँ, किसी को भेजता हूँ, कभी खुद भी सलाह लेता हूँ। तो मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे एक परिवार और मित्र के रूप में एक ऐसा कोहोर्ट, एक ऐसा समूह दिया है कि मैं कभी अपने को अकेला महसूस ही नहीं करता। तीसरा जो सबको लेना चाहिए कि जिन लोग हम ट्रू सेंस में लीडर कहते हैं, उनके जीवन के छोटी छोटी घटनाओं से सीख लें। उदाहरण के तौर पर चलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करते हैं, क्योंकि मैं अपने वार्तालाप में, अपने मरीजों से, अपने दोस्तों से वार्तालाप में अक्सर महापुरुषों की कुछ कुछ चीज़ों का जिक्र करते रहता हूँ। मुझे याद है अस्पताल का पहला दिन, पहला मरीज जब आए तो वो स्ट्रेचर पर थे, और उस वक्त तक अस्पताल ने एक रुडिमेंट्री रूप जरूर ले लिया था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की कमी थी। उदाहरण के तौर पर हमारे पास सफाई कर्मचारियों की कमी थी। जो दाई आंटियाँ होती हैं, जो लोगों के शरीर की साफ़ सफाई करती हैं, वो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थी। हम लोग ने
फोर्स ही नहीं किया था कि क्या समस्या हो सकती है। हमें लगा था कि कल भी अगर पहला सफाई कर्मचारी आएगा तो शायद काम बन जाएगा। तब तक मरीज को स्ट्रेचर पर ही मल हो गया। मुझे याद है, यंग मोहम्मदन लड़का था, उसको रीढ़ की हड्डी में ट्यूबरकुलोमा था, दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, मल हो गया। मैंने अपने एक कलीग, में नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने उनसे कहा कि इसको बेड पर लिटाते हैं। हम 2 ही लोग थे तब, क्योंकि एकदम अभी अस्पताल का शुरुआती दिन था, पहला दिन था। उन्होंने थोड़ा संकोचवश मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर कोई दाई नहीं है, हम बेड पर कैसे लें, मरीज़ ने मल साफ़ कर दिया है, मल कर दिया है। तो हमने उनको व्हाट्सएप पर रिप्लाई किया कि आप करो, वो मल की सफाई मैं करूँगा। ये आज भी मेरे फ़ोन में भी सेव है और उनके फ़ोन में भी सेव है। मरीज़ को हम लोगों ने एडमिट किया, यथासंभव उनकी सेवा की। अब उस वक्त कॉन्शसली तो नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में मेरे दिमाग में घूम रहा था, महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा में एक बार लिखा था, या लिखा है अभी भी उनके, अगर आत्मकथा लोग पढ़ें तो, जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत में आए, और दक्षिण अफ्रीका में वो एक जन आंदोलन के नेता रह चुके थे, उनका फिनिक्स आश्रम था, काफ़ी नामी बैरिस्टर थे और अंग्रेज़ों के नाक में उन्होंने काफ़ी दम भी कर रखा था। लेकिन जब वो भारत में आए तो वो एक नए नवेले कर्मचारी के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, उस समय के दिग्गज नेता तो मंचासीन थे। महात्मा गांधी उस वक्त भारत में उतने लोकप्रिय नहीं थे कि उनको मंच मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं भाई मोहनदास करमचंद गांधी हूँ, मैं दक्षिण अफ्रीका में इस तरह से जन आंदोलन का नेता रह चुका हूँ और भारत में आकर बस चुका हूँ और कांग्रेस ज्वाइन किया, मेरी क्या जिम्मेदारी है इस संस्था। उस ज़माने में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, उस ज़माने में ह्यूमन स्कैवेंजर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े पिट्स हुआ करते थे, अस्थाई टॉयलेट हुआ करते थे, सभा सोसाइटी में लोग उसमें लैट्रिन करते थे, फिर मानव श्रम से उस मल को उठाकर सर पर लेकर और जाया जाता था। तो किसी ने, हो सकता है कि इनकी तौहीनी करने के लिए या इनको साधारण समझकर या जो भी हो, किसी ने कहा कि काम करो, तुम जितने भी लोग आए हैं इस सभा में या इस आयोजन में, वो जब मल करेंगे तो उस मल की सफाई की जिम्मेदारी तुम ले लो। महात्मा गांधी ने कभी ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो बैरिस्टर रह चुका हूँ और मैं तो वहाँ पर उतने बड़े जन आंदोलन का नेता रह चुका हूँ, देश दुनिया में मेरा नाम हो रहा है। उन्होंने वो सहर्ष उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। इस बात का उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। पत्नी ने उनके अहंग को जगाने की कोशिश की कि दक्षिण अफ्रीका में तो हमारा उतना नाम था, उतना अच्छा घर था, उनका एक फिनिक्स नाम का आश्रम भी था, उनके काफ़ी फॉलोअर्स थे, और आप ये काम करने के लिए हम लोग भारत आए हैं। ये पहला जो कांग्रेस अधिवेशन जो गांधी जी ने अटेंड किया था, उसमें उनकी जिम्मेदारी थी उस अधिवेशन में फैल चुके मल को, या जो लोगों ने मल किया उस हिस्से के सफाई करना, और उन्होंने अपने हाथ से वो सफाई की बिना किसी शिकायत के। और 10 साल मुश्किल से लगे, 1 दशक के अंदर महात्मा गांधी कांग्रेस के सर्वे सर्वा और कांग्रेस का चेहरा कह सकते हैं, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का चेहरा बन चुके थे, और 2 दशक के बाद वो राष्ट्रपिता बन चुके थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस दिन मुझे महात्मा गांधी की वो कहानी याद आई तब मैंने लिख दिया कि मैं कर दूंगा सफाई। लेकिन हाँ, आप जिन चीज़ों को पढ़े रहते हैं, आप जिन चीज़ों को अपना आदर्श मानते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व का ऐसा हिस्सा बन गई होती है कि जाने अनजाने में अगर वैसी परिस्थिति में आप पड़ जाते हैं तो आपके अंदर से वो स्वतः चीज़ निकल आती है। तो प्रेरणा ऐसी होती है। प्रेरणा उस वक्त तो कोई सोचता नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि प्रेरणा का तीसरा हिस्सा उन महापुरुषों के लीडरशिप क्वालिटी से भी मुझे मिली होगी, जो जाने अनजाने मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन गई। तो कुछ अपने टीम से, कुछ अपने मित्रों से और अपने आसपास के लोगों से जिनको मैं सच्चे मायने में अपना हितैषी मानता हूँ, और तीसरा पुरानी पढ़ी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें जो दिल को छू गई हैं, वो व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए, वहाँ से मैं प्रेरित हो लेते हैं। सादर धन्यवाद सर। इस घटना ने मुझे भी बहुत छू लिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आपकी हैं जिसके बारे में हम सब भी जानते हैं। हम तो आपका व्यवहार सदाचार देखते हैं, लेकिन अच्छा, इस घटना को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न है जो मैं हमेशा सोचती हूँ देख के, इस हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी, चाहे वो किसी पद पे भी हो, सपोर्ट स्टाफ से लेके सब आपके साथ बहुत सहज महसूस करते हैं, फ्री फील करते हैं, मन में भय नहीं है। तो एक वर्ड है कंट्रोल या नियंत्रण, जो बहुत यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि अभिभावक भी सोचते हैं कि अगर बच्चे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो, या उस पर अगर सख्ती नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा।
लेकिन आपके साथ मैंने ये देखा, और मैं हर मोमेंट हम लोग सीखते हैं कि आप भी सहजता से कैसे भी जो स्थिति आती है उसको भी, कोई द्वंद्व है या कोई कन्फ्लिक्ट भी होता है आपस में, उसको आप जिस तरह से डील करते हैं, ये एक आर्ट है जो सब में नहीं पाया जाता, और एक लीडर में अगर है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब उससे सीखते हैं। क्योंकि लीडर जो होता है वो एक मुखिया होता है परिवार का, हेड ऑफ द फैमिली, जिसकी तरफ सब देखते हैं। तो ये होना, ये कैसे, ये जो आप नियंत्रण के बारे में कुछ बताना चाहें? मैम, जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, कंट्रोल या नियंत्रण। आप खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, आप खुद शिक्षिका रही हैं, अध्यापन में आपका सॉरी एक लंबा अनुभव रहा है। आजकल स्कूलों से प्रिंसिपल का और टीचर्स का एक मैसेज अक्सर आता है पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों में जो बर्ताव देखना चाहते हैं वो बर्ताव करके दिखलाएं। दो तरीके हो सकते हैं। आपने बच्चे को थ्योरेटिकली कह दिया कि ये करो, लेकिन आप खुद वो काम नहीं कर रही हैं जो आप अपने बच्चे में देखना चाहती हैं। आपने बच्चे से कहा कि मोबाइल से दूर रहो, लेकिन कहते समय आपके हाथ में खुद ही मोबाइल है। आपने सिगरेट का कष्ट खींचते हुए किसी से कह दिया कि सिगरेट आपके लिए जानलेवा है। तो जो सामने सुन रहा है वो मूर्ख नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है। हो सकता है कि आपके प्रति सम्मान में वो उस वक्त कुछ ना कहे, लेकिन आपके प्रति एक धारणा वो बनेगी कि ये जो चीज़ें कह रहे हैं ये खुद नहीं करते हैं। मैं फिर से एक बार महात्मा गांधी के ही जीवन का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे, वो वास्तव में महात्मा थे। मतलब राजनीतिक गतिविधियों के अलावा साबरमती के आश्रम में वो कई तरह के आध्यात्मिक और सामाजिक काम भी किया करते थे। एक समय उनका स्टेटस ऐसा हो गया था कि लोग उनके पास कई तरह की समस्याएं लेकर जाया करते थे। जैसे लोग साधु महात्माओं के पास जाया करते हैं, कई तरह की समस्याएं, वो समस्या को जरूरी नहीं कि हमेशा राजनीतिक ही हो, और यथासंभव उनका समाधान भी किया, जैसे गौतम बुद्ध किया करते थे। तो उसमें एक छोटे बच्चे को लेकर एक पिता पहुंचते हैं और कहते हैं कि इसका दांत खराब हो गए मीठा खाते खाते, और आप तो महात्मा हैं, सबकी समस्या समझाते हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि इसकी आदत छूट जाए। महात्मा गांधी ने बहुत देर सोचा और कहा कि 15 दिन बाद आना। और 15 दिन बाद जब वो लड़का फिर से पहुंचा, उसके पिता पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, मत खाया करो। अब या तो उनके व्यक्तित्व का जादू रहा हो, उनके बातों पर, और उस बच्चे ने सच में मीठा खाना छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद उसके पिता फिर से मिले और कहे कि यही बातें तो मैं भी इसको बहुत बार समझाता था कि मीठा खाने से दांत खराब होता है, मेरी बातों का असर नहीं हुआ, आपने कुछ विशेष तो बोला नहीं। तो एनीवे, चलिए, बहुत आपका धन्यवाद कि आपके कहने से उसने मीठा तो खाना छोड़ दिया ज़्यादा। मुझे एक बात बताइए कि ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा था कि पहले दिन जब आप आए तो मीठा खाने की मेरी भी बहुत बुरी आदत थी, तो पहले 15 दिन मैंने लगाया उस मीठा खाने की आदत छोड़ने में, क्योंकि वो अंदर से मुझे गिल्ट होता अगर मैं खुद मीठा खाऊं और बच्चे को मना करूं। आपने ध्यान दिया होगा कई बार, जैसे लोग चाय का कप लेकर आते हैं मेरे यहाँ, और जब 8-10 लोग बैठे हैं और फिर कोई कहता है कि लाइए मैं सारा कप फेंक दूं, मैं अपना कप किसी को उठाने नहीं देता। मैं अपना कप, अपना प्लेट हमेशा खुद ही उठाकर डस्टबिन में डालता हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस संस्था में 80 लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको मैं कभी तुम भी कहा होऊंगा। आप चाहे एक जो हायरार्की होती है, एक संस्था की हायरार्की होती है कि भाई एक चेयरपर्सन होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, करते करते वो ग्रुप 4 स्टाफ तक जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस अस्पताल का कोई ग्रुप 4 का स्टाफ भी ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने कभी तुम कहा होगा। कुछ लोग हैं जिससे अतिरिक्त स्नेह तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय बिताता हूँ, उसको प्यार में तू जरूर कह देता हूँ, जैसे लोग अपने बच्चों कहते हैं कभी कभी कि तू इधर आ जा। लेकिन 95% स्टाफ मुझे लगता है जिसको मैं आप ही कहता हूँ, और जो बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, बहुत याराना संबंध हो गया है, उसको कभी कभार मैं प्यार में या तो तू कहता हूँ या तो हमेशा आप ही कहता हूँ। और इसके पीछे एक उद्देश्य तो ये होता है कि सामने वाला सम्मानित महसूस करे, और दूसरा ये होता है कि सामने वाला अगर ये सोचे कि संस्था का चेयरपर्सन अगर उसको आप कह रहा है तो उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस संस्था में सबके साथ सम्मान से बात करे। तो अगर मैं इस किसी दिन फरमान जारी कर दूं, कि एक नोटिस जारी कर दूं कि इस संस्था में आज से सब एक दूसरे से सम्मान से बात करेंगे, तो वो कंट्रोल वाली बात हो जाएगी। और जहां आपने फरमान जारी किया, किसी न किसी का विद्रोही मन कहेगा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, ये मानव प्रवृत्ति है। लेकिन अगर मैं अपने आचरण से वो चीज़ करके दिखलाऊं
और अगर सच में मुझसे लोग स्नेह रखते हैं, सच में मुझसे लोग सम्मान करते हैं, सच में अगर मैंने किसी का कभी अहित नहीं किया, एक जो नेचुरल रिस्पेक्ट है, तो उस आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो देखते हैं, वो फिर कई बार आपको पता नहीं होता है लेकिन लोग आपको इमिटेट भी करते हैं। और ये लोग एक उनके अंदर की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर संस्था का जो मुखिया है वो अपना प्लेट खुद उठा कर रखता है। जैसे कभी अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ और कोई नमकीन का पैकेट गिरा मिले और हम लोग 4 लोग हैं, तो मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि नमकीन का पैकेट देखो किसी ने फेंक दिया है और उसको डस्टबिन उठाओ। मैं वो नमकीन का पैकेट उठाता हूँ। उस वक्त 3-4 लोग कहते हैं अरे रुकी रुकी मैं उठाता हूँ, लेकिन मैं उठाने नहीं देता हूँ। मैं इसलिए नहीं उठा देता हूँ कि वो नमकीन का पैकेट उठाकर अगर मैं डस्टबिन में किया तो 100% उस रास्ते में अगले जितने भी 10 पैकेट मिलेंगे वो कोई ना कोई फिर उठा ही लेगा। तो वो एक छोटा सा जो एक्ट है, वो छोटा सा काम है, वो फिर एक परिवर्तन की बयार लाता है। और इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों से मुझे लगता है कि कई बार आपको कंट्रोल नहीं करना होता है, आपको आगे बढ़कर कुछ कर देना होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ इस तरह की एक बार घटना घटी थी, जब संभवतः पूना में किसी विश्वविद्यालय में, और वो किसी बड़े ओहदे पर थे या शायद गेस्ट लेक्चरर के रूप में गए थे, और वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में किसी काम के लिए कोई बैलगाड़ी से कुछ सामान आया था, बैलगाड़ी का चक्का फंस गया था। उन्होंने चाहा होता तो किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी कह दिए होते, किसी भी फैकल्टी को कह दिए होते, बहुत स्टाफ थे, लेकिन उन्होंने अपना कोट उतारा और जब वो किसान उस चक्के को निकालने की कोशिश कर रहा था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि एक बहुत बड़े ओहदे पर थे, उन्होंने खुद ही उसको किया। जब कुछ लोगों ने देखा कि हमारे प्रोफेसर साहब चाहे हमारे जो पूजनीय हैं वो कर रहे हैं, तो फिर कई सारे लोग उसमें लग गए। और अगर दूसरा तरीका हो सकता है कि वो कहते कि तुम करो तुम करो तुम करो, करते 4 लोग, लेकिन शायद उस सम्मान के साथ न करते। और मैं श्योर हूँ कि उस घटना के बाद वो जो 10 लोगों ने उस चक्के को निकाला होगा, वो अपने जीवन में जहाँ भी आगे बढ़े होंगे, उनके अंदर वो बातें आ ही गई होंगी। तो मुझे लगता है कि कई बार चीज़ों को कंट्रोल करने से बेहतर ये रहता है कि हम चीज़ों को आगे बढ़कर करें। एक और छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपका नेक्स्ट सवाल लूँगा। ये घटना मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा अंकित है और इसको सार्वजनिक मंच से भी मैं कई बार साझा कर चुका हूँ। आपने कहा कि कई बार विवाद होता है संस्था में, तो आप इस विवाद को बड़ी सहजता से सुलझा लेते हैं या उसका प्रयास करते हैं। मैं कहता हूँ कि किसी भी संस्था में कोई जूनियर है, कोई सीनियर, हायरार्की तो रहेगी। इस आपसी संबंध कैसा होना चाहिए? हमेशा ये आरोप लगता है कि जूनियर सीनियर का सम्मान नहीं करते। ये आरोप लगता है सीनियर्स की तरफ से। जूनियर्स की तरफ से ये आरोप लगता है कि सीनियर्स हमें सिखाते नहीं हैं, या हमसे अधिक काम लेते हैं, या हमारी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखते। वो खुद हमेशा एक आरामदायक पोजीशन में रहते हैं और सारा का सारा परिश्रम हमसे कराते हैं। पूरी समस्या का जड़ इसी में होता है, चाहे वो रैगिंग जो होती है कॉलेजों में सीनियर्स जूनियर्स के बीच में, मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंसी को लेकर जो विवाद होता है, प्रोफेसर स्टूडेंट्स के बीच में जो एक टसल का विवाद चलता है, उन सब के बीच में ये रहता है कि जूनियर्स को लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, सीनियर्स को लगता है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। मैं इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाकर एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि आप किसी पेशे से हों, समाज के किसी भी तबके से हों, ये घटना एक ऐसी घटना है जो हम लोग को सीख दे जाती है कि एक सीनियर और एक जूनियर का संबंध कैसा होना चाहिए। और अगर हम लोग सिर्फ उस घटना को अपना आदर्श मान कर आगे बढ़ जाएं, तो शायद कभी सीनियर जूनियर में कभी कोई विवाद हो ही ना। ये बात तब की है मैम, जब DRDO और ISRO एक ही संस्था हुआ करती थी। 1990 के दशक में DRDO एक अलग संस्था बनी, लेकिन ये 1970 के दशक की बात है। तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ISRO में ही एक सीनियर साइंटिस्ट पद पर थे, और ISRO के चेयरपर्सन हुआ करते थे प्रोफेसर सतीश धवन जी। सतीश धवन जी जिन्होंने विक्रम साराभाई के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्य की कमान संभाली। 70 के दशक में इन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी को एक प्रोजेक्ट दिया कि फलाने प्रोजेक्ट आप करिए, 2 साल आपको ये फंडिंग दी जाती है। वो प्रक्षेपण असफल हो गया। पूरे संस्था में ये बात फैल गई कि अगले दिन की जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें प्रेस बहुत कठिन सवाल पूछने वाला है, क्योंकि प्रेस का ये काम है। आप असफल होंगी तो आपको लेफ़्ट राइट एंड सेंटर फायर करेगा, आप जिस दिन सफल हो जाएंगी
वो आपके तारीफ़ में कसीदे पढ़ेगा, आपको बिल्कुल सातवें आसमान पर चढ़ा देगा। जो उस संस्था में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कलीग्स थे और प्रतिद्वंदी थे, वो इनके मज़े ले रहे थे कि कल के प्रेस ब्रीफिंग में इसको मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, इसकी बहुत खिंचाई होगी। अगले दिन प्रेस ब्रीफिंग जब होती है तो डॉक्टर सतीश धवन APJ अब्दुल कलाम को बुलाते हैं, कहते हैं कि कल की प्रेस ब्रीफिंग मैं अटेंड करूँगा। एंड ही अटेंडेड द प्रेस ब्रीफिंग। प्रेस ब्रीफिंग में प्रेस ने जितने भी कठिन सवाल किए, उन सब का सवाल सतीश धवन ने किया। सबको ये भी लगा था कि इस असफल प्रक्षेपण के बाद जो इसका रिन्यूड प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथ से निकाल कर किसी और को दे दी जाएगी। प्रेस ब्रीफिंग में प्रेस के तमाम सवालात का जवाब देने के बाद और एक तरह से पब्लिकली ह्यूमिलिएट होने के बाद भी सतीश धवन के चेहरे पर वही मुस्कान थी और उन्होंने आकर APJ अब्दुल कलाम को चेम्बर में बुलाया, कहा कि अब तो ये प्रोजेक्ट असफल हो गया, इस प्रोजेक्ट हम लोग दोबारा से करेंगे, इसके प्रोजेक्ट लीड तुम ही रहोगे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जिम्मेदारी दी उन्होंने। 2 साल बाद या 1 साल बाद जब भी हुआ हो, वो फिर से रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ, इस बार सफल हुआ। इस बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग की बात आई और इस बार ये उम्मीद थी कि प्रेस बहुत तारीफ़ें करेगा, बहुत गुणगान करेगा। इस बार उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भेजा कि जाओ इस बार की प्रेस ब्रीफिंग तुम अटेंड करना। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि उनके जूनियर थे, उनको डॉक्टर सतीश धवन जी ने तब प्रेस ब्रीफिंग फेस करने को कहा जब उनका मोरल डाउन नहीं होता, उनको हतोत्साहित नहीं किया था, उनका उत्साह बढ़ाया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब वो प्रेस ब्रीफिंग अटेंड की तो मीडिया ने उनकी बहुत तारीफ़ें की। इस बात का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। वो अपने उनकी बायोग्राफी है उसमें इस बात का जिक्र है। उन्होंने एक मेंटल नोट बनाया कि अगर कभी मैं भी इनके तरह पद पर जाऊंगा तो मैं इस परंपरा को मैं भी जारी रखूंगा। कालांतर में वो DRDO के चीफ बने। तब तक इसरो 2 भागों में बढ़ गया था, इसरो और DRDO। और DRDO में APJ अब्दुल कलाम साहब जब तक डायरेक्टर थे, उन्होंने ये परंपरा निभाई कि अगर कोई मिशन फेल होता था तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर कलाम अटेंड करते थे, और अगर कोई मिशन सक्सेसफुल होता था तो उस मिशन का जो लीडर होता था, जो कि इनसे नीचे के ओहदे का कोई, उसको भेजा करते थे। इस घटना में सीनियर जूनियर रिलेशनशिप या संस्था में होने वाले विवादों को सुलझाने के तरीकों की 2 सीखें मौजूद हैं। एक ये कि सीनियर्स की ये जिम्मेदारी है कि कठिन परिस्थिति में खुद आगे आएं और जो अच्छी परिस्थिति है उसमें जूनियर्स को आगे बढ़ाएं ताकि उनका उत्साहवर्धन हो। और अगर ये काम करते हैं तो जैसे कहावत है कि भाई सास भी कभी बहू थी, तो जूनियर भी कभी सीनियर बनेगा और हर सीनियर कभी न कभी जूनियर रहा हो। इस परंपरा को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सफलतापूर्वक पूरी संस्था में लागू कर पाया हूँ, लेकिन सार्वजनिक मंच से भी मैंने कई बार कहा, अपने आचरण में भी कई बार मैंने ये चीज़ करने की कोशिश की है। कभी क्रेडिट ले लेना और डिस्क्रेडिट बांट देने के बजाय क्रेडिट के समय किसी को और को आगे बढ़ा देना, और डिस्क्रेडिट, जैसे कई बार मैं बताऊं, अस्पताल का संचालन करना या इस कुर्सी पर बैठना देखने में बड़ा शोभायमान लगता है, लेकिन बड़ी चुनौतियां होती हैं। मैंने कभी किसी चुनौती में किसी को आगे नहीं बढ़ाया। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को मैंने खुद फेस किया है। अगर मुझे लगता है कि ये परिस्थिति बहुत कठिन होने वाली है, कोई बहुत एग्रेसिवली मुझसे बात करने वाला है, कहीं किसी मंच पर किसी अधिकारी से शिकायत का सामना करने वाला है, जहाँ पर कई बार ये भी उम्मीद है कि आपको ह्यूमिलिएट भी किया जा सकता है या आपके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमेशा उस चीज़ को मैंने फेस किया है। आज सुबह भी विलम्ब होने की यही बात थी कि ऐसे कुछ परिस्थिति आई थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मंच पर आपको फैसिलिटेट किया जाता हो और मैंने उसका क्रेडिट स्वयं ले लिया हो। और ये भी वही बात है कि अगर आप करते हैं, सामने वाला दिखता है, तो हो सकता है कि दुनिया में कोई भी पद इरिप्लेसेबल नहीं होता है। आज मैं जिसमें हूँ, फिर वो कहीं इसी पद पर कोई और बैठेगा या किसी न किसी विभाग को कोई लीड कर रहा होगा। अगर पूरी संस्था में यही परंपरा चल जाए तो मुझे लगता है कि फिर विवाद कई बार तो होंगे ही नहीं, या होंगे तो उनका सुलझाना बड़ा सरल हो जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, और ये बहुत इससे प्रेरणा मिली हम लोग सबको, और मुझे आशा है कि जन समुदाय भी इससे लाभ ले रहा होगा। ये सुअवसर का फ़ायदा उठाना, सीखने की, बहुत कुछ सीखने के लिए आपसे। एक सवाल और पूछना चाहूँगी जो कि बहुत आम है आजकल, प्रतिस्पर्धा। एक फंक्शनल प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे कि किसी नौकरी के लिए
10 सीटें हैं और जो आने वाले हैं उम्मीदवार हैं वो 100 हैं। तो एक फंक्शनल प्रतिस्पर्धा है जहाँ किसी का किसी से कोई विवाद, पर्सनल कोई विवाद या कोई ऐसी ग्रजेस नहीं है और सब बैठे आपस में बात भी कर रहे हैं और जानते हैं कि शायद मेरा चुनाव नहीं होगा इस चुनाव में। लेकिन एक दूसरी प्रतिस्पर्धा होती है जो व्यवसाय में होती है कि जहाँ पे इंसान ये मान लेता जो कि सच नहीं है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो मैं कहीं ना कहीं मैं इससे प्रभावित, जबकि सबको भगवान ने हर के अंदर एक विशिष्टता दी है, अपना स्किल, अपनी दक्षता है। अगर किसी के आगे बढ़ने से कोई पीछे नहीं होता है। आप भी अपने आप पे वर्क करें, विकास करें। मैं देखती हूँ प्रतिस्पर्धा को से ज़्यादा आप कोऑपरेशन को, सहोपकारिता को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ावा देते हैं। और कहीं कहीं तो शुरू से ही कॉर्पोरेट में जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी चली आ रही थी, तो इन चीज़ों को मैं देखती हूँ आप बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। ग्रुपिज्म और ये सब चीज़ों को भी आप बढ़ावा नहीं देते। आप चाहते हैं कि सब एक दूसरे से मिल के रहें, बल्कि रोल चेंजिंग भी आप करते रहते हैं लोगों को। कुछ लोग जो रिसेप्शन पे है, फिर कुछ स्टाफ में रहेंगे, तो ये इस तरह से करके आप प्रोत्साहित करते रहते हैं कि सब एक दूसरे के साथ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ काम करें। तो प्रतिस्पर्धा मैं आपके अंदर भी नहीं है। मैं देखती हूँ जो आप दूसरे जो न्यूरो सर्जन्स हैं जैसे डॉक्टर सुनील सिंह हैं, उनसे भी आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी डॉक्टर रूपी यादव जी अभी भी बीमार भी पड़े थे, आप उनको भी देखने गए, जो हमारी टीम में भी हैं। तो इन सब के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। एक सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आज का जो न्यू जनरेशन वो आपसे सीखे, इसलिए मैंने ये सवाल किया है कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं और मैं भी आपसे पूछती हूँ, कभी कभी आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे को आपसे आप प्रभावित हो रहा है आपकी अच्छाई से। आपका कोई दोष नहीं है सिवाय इसके कि आप हर तरह से विशिष्ट हैं, बहुत अच्छे हैं और दूसरों से कम तुलना करने के बजाय आप अपने विकास और अपने हॉस्पिटल के विकास पर ध्यान देते हैं। बावजूद इसके आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें आपका कहीं से कोई दोष भी नहीं है। तो ये जो चुनौती, ये बहुत बड़ी चुनौती है और मैं चाहूँगी हम सब सीखें और दुनिया भी इस बात को जाने कि इस चुनौती का सामना करते हुए और जो कहते हैं उस सदगमय पे चलते हुए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि एक आपका आध्यात्मिक रुझान भी है। इसलिए भी मैं और चाहती हूँ कि सब पूरे भारत के लोग इसका फ़ायदा उठाएं। कैसे करते हैं आप सामना इसका? मैम देखिए, प्रतिस्पर्धा एक्चुअली बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। जब तक प्रतिस्पर्धा रहे तो प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगा तो नवाचार नहीं रहेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगा तो विकास की भूख खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये प्रतिस्पर्धा, प्रतिशोध या प्रतिहिंसा बन जाती है तो ये एक निगेटिव कैरेक्टर बन जाता है। 10 लोग एक लाइन पर खड़े हैं, 10 लोग दौड़ेंगे अपने अपने कौशल, अपने अपने श्रम, अपने अपने स्किल्स के आधार पर अपने अपनी ताकत से दौड़ेंगे। उसमें किसी एक को ही फर्स्ट आना है, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड। बाकी जो 7 रेसर्स हैं उनको कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। इसके बावजूद रेस के अंत में अगर सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला लें, रेस के अंत में सब लोग एक दूसरे से गले मिल लें, तो रेस का खात्मा तो वहाँ पर हो ही गया। अब जो रेस में 10वें पर आया है, फर्स्ट आने वाले ने उससे हाथ मिला लिया, उससे गले मिला लिया, सिर्फ इतना कहा कि आपने अपना बेस्ट कोशिश की, अगली बार आप और अच्छा कर लोगे, तो शायद पूरी परिस्थिति का एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण उपसंहार हो जाएगा। अब जो रेस में 10वां आया है उसने अगली रेस के पहले रेस वाले के खाने में जहर मिला दिया, तो ये तो प्रतिस्पर्धा नहीं होकर प्रतिशोध या प्रतिहिंसा हो जाएगी। कॉर्पोरेट कल्चर हो या कॉर्पोरेट के बाहर के कल्चर हो, समाज में सबसे बड़ी मुझे जो समझ में आती है कि प्रतिस्पर्धा की बजाय लोग प्रतिशोध या प्रतिहिंसा करने लगते हैं और ईर्ष्या करके फिर, और वो आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको ही पता है कि अगर आपने मन में ईर्ष्या रखी तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके खुद के ही व्यक्तित्व का, खुद के ही विचारों का होना है। तो अपनी संस्था में हम लोग भी प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करते हैं। जैसे एक दिन सारनाथ वाले सेंटर में गया तो प्रतिस्पर्धा भी खुद से प्रतिस्पर्धा। मैंने वहाँ के सफाई जो हमारे सहयोगी हैं उनसे कहा कि आज की सफाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसको ये बात शायद बुरी लगी होगी या मैंने उसकी बात को उसने अपने दिल पर लिया और अगले दिन पूरे कैंपस को उसने चमका दिया। मैंने उसके इनाम के रूप में एक टोकन 100 रुपये का इनाम दिया। मैंने कहा कि आज तुम्हारी सफाई से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। उसकी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, उसकी प्रतिस्पर्धा खुद से है कि आज हमने जो एक काम किया, कल हमको यही काम खुद से बेहतर करना है।
और अगर हम खुद से बेहतर करेंगे तो हमको एक इंसेंटिव भी मिलेगा। जैसे भी डॉक्टर्स डे आने वाला है या नर्सेज डे आता है, उसमें हम लोग कुछ लोगों को इंसेंटिव्स देते हैं ताकि बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले। तो मेरा तो पहला संदेश ये है कि भाई प्रतिस्पर्धा करिए ताकि नवाचार और विकास का रास्ता खुले, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा को प्रतिशोध या प्रतिहिंसा की भावना में बदलने से खुद से बचाना चाहिए। ये नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन या इंटरडिसिप्लिनरी काम, तो मैं खुद चाहता हूँ कि किसी का स्किल सीमित ना रहे। इस संस्था में कोई ये ना हो कि ये सिर्फ ये काम कर सकता है, ये सिर्फ वो काम कर सकता है। हम चाहते हैं कि हर आदमी 10 तरह के काम सीखे। उसके 2 फ़ायदे हैं। एक, कभी अगर किसी विभाग में कोई एब्सेंट रह जाता है तो विभाग का काम भी या संस्था का काम भी चलता रहा। कल को हमारा कोई बंदा यहाँ से बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर पाता है, हम हमेशा चाहते हैं मैं साक्षी हैं सभी लोग, कहते हैं कि कभी अगर यहाँ से किसी को अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलती है जाए, तो सामने वाला जो जॉब गिवर है वो देखे कि ये जहाँ से काम सीखा है तो 10 तरह का काम जानता है, ये सॉफ्टवेयर का काम भी जानता है, ये AI में भी ट्रेंड है, इसका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, इसका कोऑर्डिनेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, ये थोड़ी बहुत जो मेंटेनेंस से जुड़े मुद्दे भी जानता है। इसलिए भी हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी एक्सचेंज करते रहते हैं ताकि जॉब के मार्केट में आपका स्किल ऐसा हो, क्योंकि मैं किसी का अंतिम गंतव्य नहीं हो सकता हूँ, मेरी अपनी सीमाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ काम करने वाला हर बंदा आज से 5 साल बाद मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो कम से कम 4 गुना ज़्यादा सैलरी वाले किसी और बड़ी संस्था का हिस्सा रहे। बस वो इतना कभी कह दे कि हाँ, इसमें ये स्किल डेवलप करने में प्रमिला हॉस्पिटल का मेरा कुछ योगदान है, तो मेरी सार्थकता उसी में है। मैं किसी को बांध कर रखने में विश्वास नहीं करता हूँ। मिल्खा सिंह जो धावक थे, उन पर एक मूवी बनी थी भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह के कोच साहब थे, कोच से बड़ा उनका लगाव था। जब मिल्खा सिंह का चयन हो गया भारतीय टीम के लिए तो उनको कहा गया कि अब आपको दूसरे कोच के पास जाना है, नेशनल कोच के पास। उनका अपने कोच को छोड़ने का मन नहीं था, तो वो कहे थे कि साहब हम आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। वो इंडियन आर्मी के कोच थे। उनके कोच ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। वो कहते थे कि आसमान को छूने वाले परिंदे किसी दरख्त से चिपक कर नहीं बैठते। जिनको आसमान जिस परिंदे को आसमान में उड़ना है वो किसी पेड़ से चिपक कर नहीं बैठ सकता। मेरे लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जब उड़ान भरनी चाहिए तो मुझे भी किसी ने अपने दरख्त से चिपका कर रखने की कोशिश की। मुझे बात बुरी लगी, मैंने अपनी उड़ान खुद भरी। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की उड़ान मेरी संस्था के सभी लोग बढ़ें। मैं वो पेड़ न बन जाऊँ जहाँ पर लोग चिपक कर बहुत अपने को लगे कि बस ये कंफर्ट जोन हो गया है, इससे आगे तो मेरे लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। मैं सिर्फ वो स्टेपिंग स्टोन बनूं जिस पर कदम रख कर कोई उछाल मार सके और बहुत लंबी उछाल मारे, तो मेरी सार्थकता उसमें है। तो इसलिए मैं अपने टीम में हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोग अपने स्किल्स के अलावा, कई बार लोगों ने मुझे सुझाव दिए कि आप लोग टेलीफोन का व्यवहार, अपने मोबाइल का व्यवहार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उनका मोबाइल बैन कर दीजिए। मैं कहा नहीं, ये निगेटिव अप्रोच हो जाएगा। मोबाइल बैन नहीं करते हैं, मोबाइल में लोगों को ये प्रेरित करते हैं कि अपने खाली समय में कुछ काम की चीज़ें देखें। मोबाइल का अगर सदुपयोग करिए तो कितनी काम की चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने परंपरा लाने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद सर। ये सब जो आपने बोला है ये सब हम लोग हर दिन देख रहे हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा है। और समय उसको अगर आपका उसका वर्णन किया जाए तो सुबह से शाम हो जाए और शायद कंप्लीट नहीं हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि सत्संग भी अपने आप में एक बहुमूल्य रत्न है। और जो आपके इस अच्छाई को समझते हैं वो, मुझे लगता है कि अगर 6 गुना 10 गुना ज़्यादा सैलरी भी मिले किसी को, और जो लोग सत्संग को प्रेफर करते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि वो उस तरफ लालच में आके जाएंगे। और यहाँ पे आपके साथ काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं समझती हूँ कि ऐसा सब लोग समझते होंगे। खुद मैं भी अपने आप को उसी में रखना चाहती हूँ, उसी श्रेणी में रखना चाहती हूँ। और एक अंत में आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कि मुझे कितने मरीज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं, उसके बावजूद आप समय निकालते हैं, आपका यहाँ आना। और मैं पब्लिक को, जन समुदाय को बताना चाहूँगी कि आज का दिन जो है, हमारी जो शूटिंग होती है वो रविवार के दिन होती है और रविवार का समय सब लोग अपने परिवार के साथ बिताते हैं। तो फिर मैं जो मेरा क्वेश्चन है, और उसमें सर अपना समय निकाल के अपने लोगों के विकास के लिए सबका इंटरव्यू लेते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ एक भूमिका आपके परिवार की क्या है।
आपकी पत्नी जो सरिता शुक्ला जी हैं, वो बहुत ही पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड लेडी हैं। उनका क्या रोल है ऐसे में? सामंजस्य रहता है आपके परिवार, आप अपने भाई से बहुत क्लोज हैं प्रमिलेश शुक्ला जी, जो इस समय एक स्टेट बैंक के किसी अच्छे पद पे है, और उनकी भाभी, आप अपने लोगों को भी बहुत सम्मान देते हैं, भले उसको दिखाए नहीं, लेकिन आप भी अपनी भाभी जो इंग्लिश की स्कॉलर है, उनका भी आप बहुत सम्मान करते हैं, बहुत चिंता करते हैं उनकी। आपके माता पिता सबसे बढ़ के, जिनके नाम पे, आपकी माता के नाम पे हॉस्पिटल का नाम है, तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि आप इनके बारे में कुछ बताएं। आपकी बहन भी हैं, कि इनका क्या रोल रहा है, और अपनी पत्नी से शुरू करें। जी सर। मैम, परिवार के सदस्य तो वो चक्के हैं जिस पर आपकी गाड़ी चलती है। आपका जो भी काम है, आपका जो भी अस्तित्व है, आपकी जो भी भूमिका है इस समाज में, इस देश में, वो उस वाहन की बॉडी भर है। लेकिन अगर उस वाहन की बॉडी को सच में आपको चलायमान करना है, चलने देना है, तो वो चक्के आपके परिवार वाले ही हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये मानसिक शांति नहीं है कि मेरे पीछे परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, जिसको संचालित करने के लिए कोई है, आप संस्था का काम नहीं कर सकते। ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। कोई भी जो घर से निकल कर बाहर काम कर रहा है, वो जनसेवा काम कर रहा है, वो कोई सार्वजनिक जीवन जी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो शांति से और पूरी काबिलियत से तभी कर पाएगा जब उसको ये विश्वास हो कि मेरे पीछे जो मेरा कुटुंब है, जो मेरा परिवार है, वो बहुत सही ढंग से कोई चला रहा है। और दोनों की भूमिका एकदम बराबर की है मैंने, दोनों बराबर, जैसे कि एंड वाइस वर्सा। उनको भी जब ये शांति हो कि हाँ चलिए, अगर हम कुटुंब संभाल रहे हैं तो बाहर की जिम्मेदारी कोई निभा रहा है, और शायद इसीलिए ये सामाजिक अवधारणा है कि भाई घर संभालना और बाहर काम करना। तो मेरी जो धर्मपत्नी है, जैसे आपने कहा कि सुबह से शाम हो जाएगी, और पता नहीं, तो मैं धर्मपत्नी, मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरी भाभी, मेरे माता पिता, उनकी भूमिका के बारे में अगर बोलने लगूँ तो एक ऐसा विषय है जिस पर शायद उपन्यास लिखना पड़े, या किताब लिखना पड़े, ग्रंथ लिखना पड़े। बहुत कम शब्दों में बस इतना कहना चाहूँगा कि वो लोग हैं, और उन लोगों ने मेरी परवरिश की है या मेरा साथ निभाया है, तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ, और आज मैं शायद समय दे पा रहा हूँ अपने मरीजों को और अपनी संस्था को, सब कुछ एक बहुत ही स्वस्थ पारिवारिक परंपरा से, एक बहुत ही साधारण कह सकते हैं कि निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बैकग्राउंड से मैं निकल कर आया हूँ, जिसमें हमें यही सिखाया गया है कि ये संस्कार ही आपकी पूंजी है। हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक पूंजी, कोई विरासत में बहुत ज़्यादा धन, गाड़ी और प्रॉपर्टी और ज़मीन कुछ भी नहीं मिली। फिर भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम लोगों ने ऐसा महसूस हुआ कि अपना बचपन एक राजकुमार की तरह बिताया है। राजकुमार इन द सेंस इसलिए नहीं कि माता पिता ने खूब सारा धन दे दिया है, राजकुमार इन द सेंस ये कि माता पिता ने संस्कारों की वो पूंजी दी है। बड़े हुए, शादी ब्याह हुई, जीवन संगिनी आई, तो फिर लगा कि हम राजा बन गए। इसलिए नहीं कि वो जीवन संगिनी अपने साथ खूब धन ऐश्वर्य लेकर आई, सिर्फ इसलिए कि उसको प्यार और स्नेह मिला, और एक परिवार की तरफ से हम निश्चिंत हो गए। मेरे भाई साहब, मेरी भाभी, मेरी दीदी, मतलब हमारे जनरेशन के जो लोग हैं, उनके साथ मेरा संबंध एकदम दोस्ताना है, बिल्कुल जैसे एक मित्र अपने दिल की हर गहरी से गहरी बात को या रहस्यमय बात को शेयर करता है। सब कुछ A to Z मेरे भैया अपने जीवन की बात मुझसे, मैं उनसे शेयर करता हूँ। बड़ा इससे दिल हल्का हो जाता है, बड़ा जैसे कुछ भी, मतलब यहाँ चल रही हर गतिविधि के बारे में उनको ही पता होता है। और ये वाक्य सुनना कि हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने मेरे चेहरे पर शिकन देख ली और अपना काम छोड़कर अगले दिन पहुंच जाते हैं, या कम से कम इस तरह का ऑफ़र करते हैं। मैं ही मना करता हूँ, नहीं इतने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं चूँकि अपने भाई बहनों में छोटा हूँ, अभी भी मेरी माँ जब पूजा करने बैठती है, जिसको बोला नहीं आता है, उनको मेरे बारे में खबर लेनी होती है, तो मेरे पिताजी को ऐसे दिखलाती हैं कि उसका खबर क्या है। वो ऐसे दिखलाती हैं मानो मैं 6 महीने का बच्चा हूँ। तो बच्चा तो चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, वो 40 साल का हो जाए, चाहे 60 साल का हो जाए, अपने माता पिता के लिए बच्चा ही रहता है। तो बहुत अच्छा किया मैम, आपने एक बहुत ही दिल को छूने वाला सवाल पूछा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अक्सर सार्वजनिक मंच पर कहने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो शोभा भी नहीं देता कि सार्वजनिक मंच पर आप लोग अपने परिवार के बारे में बात करें। पर चूँकि आपने पूछा, तो इस अवसर पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आदमी या मैं जो भी आज हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा अवदान शायद मेरे परिवार और बाकी सदस्यों का है। धन्यवाद सर। और एक एक आप द्वारा कहे गए एक एक शब्द और एक एक वाक्य में
बहुत गहन अर्थ है और बहुत कुछ सीखने को है। इसके बाद मैं निशब्द हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना बहुत चाहूँगी कि धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस इंटरव्यू के लिए, जिसके लिए आप सहज नहीं थे, आप तैयार नहीं थे। ये हमारे अनुरोध से इंटरव्यू हुआ है। इसमें सर हमेशा अपने वजूद से ऊपर उठ के दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो उम्मीद है आपने भी सीखा होगा। धन्यवाद आप सबको।